Hello everyone. In today's video, we will learn about basics of strabismus. Strabismus होता क्या है? Strabismus को हम squint भी बोलते हैं. इसका मतलब है deviation of eyes, है ना? इसका और एक तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि misalignment of eyes, यानी कि आपकी जो दोनों आंखें हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड नहीं है ना? इसमें अगर एक आंख जो है वो उस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को फोविया पे फोकस कर रही है तो अदर आई फोविया पे फोकस नहीं कर रही है, ऑफ द फोविया फोकस करती है, यानी कि विजुअल एक्सिस जो है वो दोनों की पैरेलल नहीं होती है, ठीक है, दोनों आईज की. सो दिस इज मिसअलाइनमेंट ऑफ आईज, दैट इज स्ट्रैबिस्मस एंड या आप बोल सकते हैं स्क्विंट. ठीक है. अब कोई पेशेंट अगर आपके पास स्ट्रैबिस्मस है, उसको स्क्विंट है, तो क्या कंप्लेन लेके आता है, उसका हमको सबसे पहले हिस्ट्री ठीक से लेनी होती है. ठीक है. तो जैसा कि आपको पता है किसी भी केस को स्टार्ट करने से पहले हिस्ट्री टेकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उससे ही काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है. तो अभी इस वीडियो में हम पहले हिस्ट्री टेकिंग के बारे में सीखते हैं. सबसे पहला हिस्ट्री टेकिंग में पॉइंट आता है कि जो पेशेंट है उसको जो डिविजन ऑफ आईज है वो कब शुरू हुआ, ऑनसेट क्या था, है ना, उसने कब नोटिस किया. तो ऑनसेट में आ सकता है कि सडन, वो बोलेगा कि एकदम से हो गया, है ना. तो ये किसकी तरफ पॉइंट कर सकता है, वैस्कुलर पैथोलॉजीज की तरफ, या फिर कोई ट्रॉमा के बाद हो गया. ठीक है. तो वो एक पॉइंट हो सकता है. इसके अलावा अगर पेशेंट बोल रहा है कि नहीं मुझे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, ग्रेजुअल हुआ है, तो ये इन्फ्लामेटरी पैथोलॉजीज की तरफ भी पॉइंट कर रहा है. या फिर छोटा बच्चा है तो बाय बर्थ हो सकता है, या फिर डेवलपमेंटल के टाइम पे उसको कुछ रिफ्रैक्टिव एरर डेवलप हुई है, या मैनी मोर कॉजेज आ रहे हैं. ठीक है. तो अब अगर छोटा बच्चा है या कोई भी है तो उसको पूछना है, उसके पेरेंट्स से पूछना है कि आपने नोटिस कब किया कि इसकी आंखें जो है डेविएट हो रही हैं. तो टाइम ऑफ ऑनसेट पूछेंगे. अगर आपको पेशेंट ठीक ठाक बता रहा है तो इट्स फाइन, जैसे बाय बर्थ बता रहा है, या 2-3 महीने पहले, या आफ्टर फीवर, ऐसे पर्टिकुलर हिस्ट्री दे रहा है तो इट्स गुड. और आपको इसके साथ क्या करना है, फोटोग्राफ्स पूछनी है कि ओल्ड फोटोग्राफ्स हैं आपके पास, तो आप फोटोग्राफ से आज का और पहले का कंपेयर कर सकते हो कि ये पहले से स्टेबल है कि इतना आज आपके पास आने तक प्रोग्रेस कर गया है. ठीक है. कुछ नहीं है तो आधार कार्ड की फ़ोटो भी मांग सकते हैं जिसमें पेशेंट सामने की तरफ देख रहा हो. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट है, कांस्टेंट है या इंटरमिटेंट है. जैसे बहुत पेशेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हमेशा तो मेरी आंखें सीधी रहती हैं लेकिन कभी कभी डेविएट हो जाती हैं. तो ऐसा क्यों होता है कि टू कीप अवर आईज स्ट्रेट ना, हमें जो ब्रेन है हमारा वो फ्यूजन की तरह, मतलब फ्यूजन उसमें काम करता है, मोटर फ्यूजन, जिससे हम दोनों आंखों को एकदम स्ट्रेट रख पाते हैं. ठीक है. तो ये ब्रेन का कंट्रोल है. तो जब कभी स्ट्रेस फैक्टर है या फिर फीवर है, इलनेस है, तो फ्यूजन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो अलाइनमेंट सीधा नहीं रहेगा, आंखें डेविएट करने लग जाती हैं. तो हमेशा अगर कांस्टेंट, आई मीन अगर सीधा रख रहा है और थोड़ी देर बाद अगर कभी कभी वो डेविएट करने लगता है तो दिस इज इंटरमिटेंट, है ना. तो ये आपका पेशेंट हिस्ट्री देगा कि हमेशा नहीं दिखता ऐसा, पर कभी कभी ऐसा होता है कि डेविएट कर जाता है. तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना. डाइवर्जेंट स्क्विंट में काफ़ी कुछ होता है जिसमें कंपेंसेटेड या डीकम्पेंसेटेड आ रहा होता है. आगे बढ़ेंगे तो और बताऊंगी डिटेल, है ना. अभी इसके बाद नेक्स्ट है, यूनिलैटरल है कि ऑल्टरनेट है. तो यूनिलैटरल मतलब एक ही तरफ की आंख डेविएट होती है या ऑल्टरनेट डेविएट होती रहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना. यूनिलैटरल अगर होगा तो हो सकता है उसको रिफ्रैक्टिव एरर उसमें ज़्यादा है, या फिर आपका उसको ट्रॉमा हुआ है, पैरालिसिस हुई है ना, काफ़ी सारे हैं. ऑल्टरनेटिंग है तो मतलब वो दोनों आंखों से फिक्सेट करता है. ठीक है. कभी इस आंख से फिक्सेट कर रहा है, कभी इस आंख से कर रहा है, तो आगे एग्जामिनेशन में हेल्प मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट है, इसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स क्या है. सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड फीचर्स क्या हो सकते हैं, डिप्लोपिया सबसे पहले आता है. अगर थोड़े टाइम के बाद हुआ होगा ना, जैसे कि एक्वायर्ड अगर बोला जाए, मतलब बाई बर्थ नहीं है, या फिर बहुत एक्यूट ऑनसेट में अगर आ रहा है, तो डिप्लोपिया की कंप्लेन अक्सर आती है. क्योंकि क्या होता है ना, पहले डेवलपमेंट हो गया तो आंखों को आदत हो गई सीधा देखने की. अब जब कभी वो डेविएट करेंगी तो डबल दिखाई देने लगेगा. तो डिप्लोपिया का ऑनसेट भी पूछा जाता है कि वो कब से स्टार्ट हुआ, और आप अगर डिप्लोपिया है तो आप उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या कर रहे हैं. जैसे बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं, तो अगर उनको पालसी है किसी आँख की, मसल की, है ना, तो वो अपना हेड पोस्चर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं. अभी आगे पढ़ेंगे आपका एबनॉर्मल हेड पोस्चर में, तो उसमें भी बताती हूँ.
तो डिप्लोपिया को कैसे कंपेंसेट कर रहा है उसको पूछना होता है। अब डिप्लोपिया के एक अलग से पॉइंट्स हैं कि उसको नज़दीक में ज़्यादा दिख रहा होता है डिप्लोपिया या दूर में ज़्यादा दिख रहा होता है, ठीक है। कांस्टेंट है कि इंटरमिटेंट है, इसमें भी आता है ना। किस गेज में ज़्यादा है, लेफ्ट गेज में ज़्यादा है या राइट गेज में ज़्यादा है, वो भी आपकी मसल को डिटरमाइन करता है। और इसके अलावा आपका मतलब किस टाइम पे ज़्यादा होता है, जैसे कि सुबह ज़्यादा है कि शाम को ज़्यादा है ना। और ये किस तरह पॉइंट कर रहा है कि अगर उसका वेरिएशन है तो माइस्थीनिया ग्रेविस, है ना, वो उसमें डिप्लोपिया जो होता है शाम तक में क्योंकि थकान होती है तो बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें डिप्लोपिया में काम आती हैं, आपको पूछना होता है पेशेंट से। और एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है ना, या फिर उसके साथ क्या हो सकता है, उसका विजन भी कम हो सकता है। तो ये सब पैथोलॉजीज की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। विजन कम हो गया है मतलब या तो पेशेंट का हाई रिफ्रैक्टिव एरर है तो उससे एम्ब्लायोपिया हो गया है, उसमें भी आ सकता है, ठीक है। तो रीज़न ढूंढना है वाइल टेकिंग द हिस्ट्री, और सारी चीज़ें यहीं यहीं आप जब पूछते जाओगे तो रूल आउट होती चली जाती है या उस पैथोलॉजी की तरफ पॉइंट करने लग जाती है। तो हेडेक और विजन की हिस्ट्री लेना भी इम्पॉर्टेंट है कि वो कब से कम हुआ, क्या उसके लिए उसने किया, आई मीन स्पेक्टिकल्स लगाई, ये सब, ठीक है। देन आपका आता है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, ठीक है। पूछना ही है कि कोई चोट तो नहीं लगी आपकी, तो डायरेक्ट भी लग सकती है या फिर हेड ट्रॉमा हो सकता है, या कोई पुरानी हिस्ट्री हो जिसमें कि उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की हिस्ट्री है। बहुत बार ऐसा होता है कि चोट लगती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है और उसके बाद ध्यान नहीं देते, ठीक है। सीजर्स की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ना, बच्चों को सीजर्स आते हैं या बड़ों को सीजर्स आए हैं तो ब्रेन में आपका फटीग होने लगता है और उसकी वजह से आपका जो स्क्विंट है वो मैनिफेस्ट हो जाता है, दिखने लग जाता है। और लास्ट सीजर्स के एपिसोड जो हैं वो कब हुए, उनकी दवाइयाँ क्या चल रही हैं, ये सब भी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। देन कम्स योर सर्जरी, ठीक है, किसी भी तरीके की सर्जरी हुई है कि नहीं, है ना। आपकी ऑक्यूलर सर्जरी भी मैटर करती है। सर्जरी में कई बार आता है कि बड़े लोग आपको दिखेंगे, जैसे कि 50-60 ईयर्स के एक्सो में चली गई है ना। तो वो क्या होता है कि और फिर दिख रहा है कि वो सूडोफेकिक है। अब होता क्या है, एक बात बताती हूँ कि अगर किसी भी आंख में विजन कम हो जाता है ना, तो वो आई को ब्रेन देखना छोड़ देता है, ठीक है। तो आई जो है वो रेस्टिंग स्टेट में जाने लगती है क्योंकि उस पर कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा है दिमाग, छोड़ दिया उसको देखना। तो आई बाहर की तरफ रेस्टिंग स्टेट में चली जाती है, दैट इज एक्सो, ओके। तो हमें जब कैटरैक्ट भी ऑपरेट करोगे, जैसे मैच्योर कैटरैक्ट है तो उसमें विजन बहुत कम है अगर, तो आई बाहर की तरफ जा रही होती है, तो उसको पहले से बता देना होता है कि वी कैन ऑपरेट योर कैटरैक्ट, लेकिन डेविएशन ऑफ आईज को सीधा करना मुश्किल है, ठीक है। तो अगर सर्जरी के बाद कोई सूडोफेकिक आई लेके आपके पास आ रहा है, उसकी आई एक्सो में है, तो उसको पता होगा कि जो आईज हैं वो पहले से ही डेविएटेड थी, ठीक है। तो हिस्ट्री लेना इंपॉर्टेंट है। और साइकोलॉजिक कोई फैक्टर है जैसे स्ट्रेस है या फिर कुछ और दवाइयाँ ले रहा है आपके न्यूरोलॉजिकल, तो वो भी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। देन कम्स योर बर्थ हिस्ट्री, बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है बर्थ हिस्ट्री, एंटीनेटल भी लेना है और पोस्टनेटल भी। मदर को कोई अगर बीमारी है तो उसके बारे में भी लेना है। बर्थ हिस्ट्री में आपका आता है कि उसकी सीजेरियन डिलीवरी हुई है या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है, वाइल डिलीवरिंग द बेबी कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुए थे, जैसे फोर्सेप्स का यूज़ किया गया था या फिर प्रोलॉन्ग लेबर हो गया था, बच्चा टर्म था या प्री मैच्योर था, ठीक है, या फिर उसको आईसीयू में एडमिट किया गया था, और नहीं था तो अगर एडमिट पैदा होने के कितने दिन बाद कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी रही हो जिसके लिए वो एडमिटेड रहा हो, उसके ट्रीटमेंट क्या चला, ये सारी आपकी इम्पॉर्टेंट है बर्थ हिस्ट्री। कि ब्रेन में कहीं इंजरी तो नहीं हुई है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, ठीक है। और आपका फीवर के केसेस हो सकते हैं, उनमें भी बर्थ हिस्ट्री इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि स्क्विंट बाद में आपका शो होने लगता है, ठीक है। और उसके और कितने भाई बहन हैं, उनके साथ क्या हुआ है, वो ठीक है कि नहीं, है ना, उनमें कोई रिफ्रैक्टिव एरर के चेंजेस तो नहीं है या उन्हें स्ट्रैबिस्मस तो नहीं है, ये सब पूछना होता है। और आता है आपका फैमिली हिस्ट्री भी इसी में आ गई, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में अगर फादर मदर या किसी को भी स्क्विंट का इशू है या रिफ्रैक्टिव एरर है और या फिर एम्ब्लायोपिया है तो बच्चों में भी चांसेस है कि हो सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आएगा प्रीवियस ट्रीटमेंट। अब डेविएशन ऑफ आईज है तो इसके लिए पहले ट्रीटमेंट क्या लिया गया, जैसे कि ट्रीटमेंट के लिए रिफ्रैक्टिव करेक्शन लिया है कि नहीं, है ना। और एम्ब्लायोपिया का ट्रीटमेंट, लेजी आई का ट्रीटमेंट होता है ऑक्लूजन थेरेपी, एक आंख को ऑक्लूड करते हैं ताकि जो लेजी आई है, एम्ब्लायोपिक आई है, वो देख सके, ठीक है।
तो इस तरीके की कोई ऑक्लूजन थेरेपी ली है कि नहीं, किसी तरीके की कोई सर्जरी कराई है कि नहीं, कि पहले स्क्विंट था तो हो सकता है जो आप आपके पास प्रेजेंट कर रहा है वो आफ्टर स्क्विंट सर्जरी हो गया हो, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंस है ना। तो ट्रीटमेंट का किसी भी तरीके का ड्रग हिस्ट्री सब कुछ इसमें पूछना होता है। ओके, फिर आता है आपका एग्जामिनेशन में आपका आएगा विजन। विजन लेना बहुत ज़रूरी है और विजन लेने के लिए आपको अनएडेड लेना है, ठीक है। और फिर बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्टिविटी करना ज़रूरी है, पिन होल से भी लेना ज़रूरी है। अच्छा, जब आप रिफ्रैक्शन करेंगे ना स्क्विन के पेशेंट में, तो हमेशा सैक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करिए, ठीक है। 5 साल के बच्चों तक में आपको सैक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन किससे करना है, एट्रोपिन 1% ऑइंटमेंट से, ठीक है। आपको 5 साल के बच्चों में ऐसा करना है, क्यों, ताकि एकोमोडेशन रिलैक्स हो जाए, है ना। और 5 साल से ऊपर हम किससे करते हैं, फ्रॉम होमिट्रोपिन। होमिट्रोपिन साइक्लोपेजिक ड्रग है, उससे करते हैं। जो यंग एडल्ट्स हैं उसमें आप कर सकते हो बाई साइक्लोपेंटोलेट। तो इस तरीके से आपको रिफ्रैक्शन करना बहुत ज़रूरी है टू डॉक्यूमेंट रिफ्रैक्टिव एरर इन स्क्विंट पेशेंट, ठीक है। फिर उसके साथ एग्जामिनेशन में क्या आएगा, प्यूपिल, कि प्यूपिल कैसी है, ठीक है, उसकी कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, तो इसमें आपको ट्रॉमा या कोई और डिजीज़ के दिख सकते हैं आपको फीचर्स। और फंडस एग्जामिनेशन भी बहुत ज़रूरी है ना, कि उसके आखिर रेटिना में आखिर कितनी ताकत है, कि आप जब सर्जरी कर दोगे तो वो फिर से कितना देख पाएगा, या क्या आगे इसके प्रोग्नोसिस है। ओके, तो अब आएंगे, अगर पेशेंट हमारे पास बैठा, इतनी तो हिस्ट्री की बात हो गई। अब पेशेंट हमारे पास बैठा है तो एक जनरल ऐसे जैसे एंटर कर रहा होता है ना, उसी में ही पता चलता है कि इसको कितना स्क्विंट हो सकता है। इंस्पेक्शन, जस्ट बैठा है एंड यू हैव टू वॉच द पेशेंट। क्या देखोगे, फेशियल सिमेट्री देखोगे कि उसका फेस जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है ना, कहीं उसको कोई पालसी तो नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आपका हेड पोस्चर कैसा है, सीधा रखा है उसने कि किसी तरफ टिल्ट रखा है, टेढ़ा रखा है ना। तो एबनॉर्मल हेड पोस्चर जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें आता है फेस टर्न। फेस टर्न मतलब कि फेस को किधर राइट या लेफ्ट किया गया है। तो ये किस में होता है आपका, जैसे कि समझ लो राइट तरफ की लैटरल रेक्टस पाल्सी है, तो अब क्या है, पेशेंट को इधर देखने में दिक्कत हो रही है, तो वो क्या करेगा, ही विल मूव हिज हेड टुवर्ड दिस टाइप, ठीक है। मतलब कि आपका फेस जो है उस तरफ टर्न कर देगा ताकि उसको डिप्लोपिया ना हो। तो पेशेंट जब एंटर करता है ना, तो इसी तरीके से एंटर करेगा, आपकी क्लिनिक में आके बैठेगा तो ऐसे ही बात करेगा। तो ये एक हिंट हो सकता है। सेकंड कंपोनेंट इसमें होता है चिन, जो होती है वो डिप्रेस है या फिर एलिवेटेड है, डिप्रेस है या एलिवेटेड है। तो चिन किस में काम करती है, आपके ऑब्लिक में कर सकती है, रेक्टस में कर सकती है। तो इसमें एलिवेशन डिप्रेशन का कोई जिसमें उसको डिप्लोपिया सबसे कम होगा उस तरफ रखेगा। ऐसे ही अगर आपका हेड टिल्ट है तो राइट टिल्ट रखा है कि लेफ्ट टिल्ट रखा है, ये टॉर्शनल मूवमेंट होते हैं। जैसे ऑब्लिक पाल्सी होती है ना, उसमें टॉर्शनल जो डिप्लोपिया है उसको कम करने के लिए वो करता है। तो इसमें क्या होता है, अगर बताऊं कि जैसे सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी है, सपोज करो उसकी राइट साइड की सुपीरियर ऑब्लिक की पाल्सी होती है ना, तो जो आई है वो ऊपर की तरफ रहेगी, मतलब हाइपरट्रोपिक रहेगी ये वाली, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अवॉइड करने के लिए, टॉर्शनल मूवमेंट है ना, ऐसे करेगा अगर, तो उसकी आई और ऊपर चली जाएगी इसी तरफ, तो वो अपोजिट साइड हेड टिल्ट रखेगा, ठीक है। तो ये इन जनरल है। आगे जब हम पाल्सीज पढ़ेंगे ना, तो फिर हम और बताएंगे कि किस तरीके का आपका हेड टिल्ट होता है और फेस टर्न है कि क्या है। इन जनरल आपको पेशेंट का ये 3 पॉइंट्स में देखना होता है कि उसने कैसा रखा है, फेस, चिन एंड हेड टिल्ट। ओके, देन आता है आपका एग्जामिनेशन में और क्या देखोगे, पेशेंट की लिड्स कैसी हैं। कई बार डिप्लोपिया स्क्विंट के साथ क्या होता है, टोसिस भी होता है, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस है या और भी जो सिंड्रोम्स हैं और भी चीज़ें हैं आगे देखेंगे, तो उसमें टोसिस आता है, या फिर आपको और आईबॉल का प्रोप्टोसिस भी दिख सकता है, ठीक है। तो उसका एग्जामिनेशन जरूरी है। और इसके साथ स्क्विंट के साथ निस्टैग्मस एसोसिएटेड है कि नहीं, निस्टैग्मस देखेंगे कि किस तरफ उसका फास्ट बीटिंग कंपोनेंट है, किस गेज में ज़्यादा हो रहा है, किस टाइप का है। तो इन जनरल नोट डाउन करना होता है। देन आपका एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट देखना तो ज़रूरी है ही, है ना। स्क्विंटेड आई है, ईजो में है, एक्सो में है, मतलब अंदर है या बाहर की तरफ है। तो आपको मोनो ऑक्यूलर मूवमेंट देखने हैं जिसको हम बोलते हैं डक्शंस, और आपको बाइनॉक्युलर भी देखने हैं जिसको बोलते हैं वर्जन्स, ठीक है। तो एक आंख को ऑक्लूड करके आप देखेंगे कि इसका आई जो है पूरी बाहर की तरफ एबडक्ट कर रही है, एडक्ट कर रही है, एलिवेट कर रही है, डिप्रेस कर रही है या नहीं, ठीक है। जो स्क्विंटेड आई है, ठीक है, वो चेक करना है मोनो ऑक्लर दोनों में।
तो अगर अब इसको ना ग्रेडिंग करने के लिए कैसे किया गया है, अगर डक्शन के लिए ग्रेडिंग की गई है तो वो है -1 से -4 तक, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, कुछ है नहीं कि जैसे अगर सेंटर से अगर मैं बोलूँ कि मेरे जो आई है उसको एबडक्ट करना है ना, तो मेरा जो लेटरल लिम्बस है, लेटरल लिम्बस का मार्जिन है, दैट शुड टच योर लेटरल कैंथस, ठीक है। तो अगर मैं इतना देख रही हूँ तो इसका मतलब है फुल एबडक्शन हो रहा है, ओके। अगर थोड़ा भी स्लेरल शो हो रहा है तो -1, एंड अगर आपका मिड लाइन से मूव ही नहीं कर पा रही है, यहीं पर रुकी हुई है, तो वो है -4। तो इसी तरीके से मतलब ग्रेडिंग है, 4 हिस्सों में बांट दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको बोला -1 से लेकर के -4 फॉर एबडक्शन। सिमिलरली फॉर योर एडक्शन, एडक्शन में क्या है, जो आपका लोअर पंक्टा है ना, वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, तो अगर मैं अपनी आई एडक्ट कर दूं तो मेरा 1/3 ऑफ द कॉर्निया इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अब वही है, आई मीन अप्रोक्सीमेटली लेना होता है। तो अगर नहीं जा रहा है, स्लेरा दिख रहा है अगर वहाँ पे, तो -1, ऐसे और आगे बढ़ेंगे -2 -3, और अगर मिड लाइन से ही एडक्शन नहीं हो रहा है तो -4। दिस इज फॉर डक्शंस। देन आपका वर्जन्स, वर्जन्स में क्या है ना कि जैसे अगर वर्जन्स के लिए देख रहे हैं तो अगर इस तरफ जा रहा है तो उनका ओवर एक्शन देखते हैं। उसका मतलब क्या है कि वर्जन्स में सुपीरियर ऑब्लिक या इन्फीरियर ऑब्लिक, अच्छा सुपीरियर ऑब्लिक का काम क्या है, डिप्रेस करना, इन्फीरियर ऑब्लिक का काम क्या है, ऊपर दिखना, है ना। तो अगर मैंने राइट गेज में रखा और ठीक है, तो फिर दोनों आईज एकदम सेम अलाइंड है, लाइक दिस हॉरिजॉन्टल। बट अभी मैंने लेफ्ट तरफ अगर देखा तो क्या हुआ कि जो राइट साइड का जो आई बॉल थी, जो है ना, वो किधर उधर मूव कर गई, लाइक ऊपर चला गया वो, है ना। इसका मतलब किसका एक्शन आ गया, इन्फीरियर ऑब्लिक का ओवर एक्शन आ गया, है ना। वो खींच दिया उसने ऊपर, देखना इधर था लेकिन ओवर एक्शन की वजह से ऊपर चला गया। तो इसकी ग्रेडिंग कैसे लिखते हैं, +1 से लेकर के +3 तक लिखते हैं, मतलब थोड़ा इतना इतना और ऐसे काफ़ी ज़्यादा। तो अब ये भी अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत सारे हैं, आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं कि एंगल कितना बनेगा फ्रॉम द हॉरिजेंटल लाइन, उस पर डिपेंड करता है, 15-30 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, थ्योरेटिकल पर्पस में आपको लिखना पड़ सकता है अगर कोई क्वेश्चन आया तो। बट मेन थिंग इज आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट जो है वो कितना लिमिटेड है और कितना ओवर एक्शन है, ओके। तो जैसे क्वेश्चन बम लिम्बस मोटिलिटी टेस्ट ऐसे करके कभी कभी एक बार वाइवा में पूछा गया है, तो वो क्या था, कुछ नहीं था कि लिम्बस से लेकर के आपका जो कैंथस था वहाँ तक की उन्होंने डिस्टेंस मार्क कर रखी है फॉर एबडक्शन, एडक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, उनका उन्होंने एक मेजरमेंट दे रखा है। उसी के हिसाब से जितना आप मेजर करोगे स्केल से, तो अगर कम आता है तो लिमिटेड है, नहीं तो ज़्यादा है। तो एक जस्ट नाम है ये, ओके। तो अभी हमारा ये बेसिक एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ेंगे हम, ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के टर्म्स होते हैं इसमें, जैसे कि ट्रोपिया, स्ट्रैबिस्मस में ट्रोपिया का मतलब है, ये इसका नाम है हेटरोट्रोपिया। हेटरोट्रोपिया मतलब मैनिफेस्ट, यानी दिख रहा है आपको, पेशेंट आया है एकदम एविडेंट है कि इसको स्क्विंट है। उसके बाद क्या होता है आपका दूसरा है फोरिया। फोरिया मतलब कि लेटेंट है, मतलब आई के पास टेंडेंसी है टू गेट डेविएटेड, लेकिन फ्यूजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको ऑर्थोट्रोपिक रखा है। अगर हाँ, जो सीधा देख रहे हैं अगर हम इन आंखों से, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपिया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑर्थो। तो अगर प्राइमरी पोजीशन से अगर हमने फ्यूजन को ब्रेक कर दिया, तो जैसे वही था ना कांस्टेंट या इंटरमिटेंट, अभी हमने सीखा, तो अगर फ्यूजन ब्रेक हो जाता है तो फोरियाज दिखने लगते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम जब आगे सीखेंगे तो फोरियाज को हम अल्टरनेट कवर टेस्ट से देख सकते हैं कि लेटेंट डेविएशन है आइस में, ओके। तो दैट कैन बी योर फोरियाज, ओके। अब ये कैसे होते हैं, अगर ट्रोपियाज हैं तो उनको क्या है, कॉमिटेंट स्क्विंट हो सकते हैं या फिर इनकॉमिटेंट स्क्विंट हो सकते हैं। कॉमिटेंट स्क्विंट में क्या आता है कि अगर डेविएशन है सारे गेजेस में, यहाँ राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, अगर डेविएशन है तो वो सेम डिग्री का होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज करो, अगर हम डिग्री से बता रहे हैं, अगर डिग्री से आपको सीखना हो, तो अगर मान लो 15 डिग्री आपका राइट गेज में है तो ऊपर भी 15 है, नीचे भी 15 है, एंड इन एडक्शन इट इज ऑल्सो 15, ठीक है। तो सारे गेजेस में बराबर है। इनकॉमिटेंट में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, हर गेज में अलग होगा। इनकॉमिटेंट जो होते हैं वो स्क्विंट मोस्टली पैरालाइटिक स्क्विंट मिलते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉज होता है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं।
इसके बाद बहुत आसान है, सबको पता ही है ऑलमोस्ट कि एक्सोट्रोपिया एक्सोफोरिया क्या होता है। एक्सो मतलब बाहर की तरफ डेविएशन, इसको रिजेंबल करते हैं बाई एक्स टी, है ना। और ईजोट्रोपिया मतलब अंदर की तरफ डेविएशन, ठीक है। इसका हम कैसे रिजेंबल करते हैं इसको, ई टी, ठीक है। देन हाइपरट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया मतलब आंख ऊपर की तरफ है और आंख नीचे की तरफ है, वो है हाइपोट्रोपिया। तो हाइपरट्रोपिया एंड हाइपोट्रोपिया हम इसको एच टी से रिजेंबल करते हैं। नॉर्मली अगर डॉक्यूमेंट करना है तो हाइपरट्रोपिया करते हैं। तो दिस इज योर बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब जो सबसे ज़रूरी है ना, आगे के टेस्ट को सीखने के लिए, वो है एंगल कापा। एंगल कापा जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव सर्जरीज में इंपॉर्टेंस है, कैटरेक्ट सर्जरी में इंपॉर्टेंस है। अब ये है क्या चीज़, चलो सीखते हैं। तो जब भी जो टेस्ट करेंगे ना, वो सबसे पहला टेस्ट होता है आपका बाई कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखना। कैसे, टॉर्च लाइट डालेंगे, आई जो होती है उसके प्यूपल में हमको चेक करते हैं, फर्स्ट पर्किंजर इमेज जो बन रही होती है उसे चेक करते हैं। सो दिस इज योर कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट, जिसको हिर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, HBT। तो उसमें क्या है, एंगल कापा हमें दिख रहा होता है। तो कापा एंगल जो होता है वो बनता कैसे है, तो देखो इस डायग्राम में क्या होता है, एक एक्सिस ये ले रखी है, ये एक्सिस है क्या, प्यूपिलरी एक्सिस, यानी कि जो आपका आई में जो प्यूपिल है ना उसका सेंटर, ओके, उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन। एंड देन अनदर लाइन इज विजुअल एक्सिस। विजुअल एक्सिस क्या है, विजुअल एक्सिस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से लेकर फोविया तक एक स्ट्रेट लाइन है जो कि नोडल पॉइंट ऑफ आई से जा रही है। नोडल पॉइंट क्या है, आपके लेंस के जस्ट पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड है। तो अब आप खुद ही देख सकते हो कि फोविया जो है, हमें पता ही है कि फोविया जो है वो टेम्पोरल होता है, ओके, इट्स नॉट स्ट्रेट इन द लाइन, है ना, सीधा सीधा नहीं है कि हमने अगर कट किया आई बॉल को तो आपकी ऑप्टिक नर्व जो होती है वो नेजल साइड में होती है, और मैक्यूला होता है जिसका सेंटर होता है फोविया, वो टेम्पोरल साइड में सिचुएटेड है। तो अगर ये राइट आई है तो फोविया थोड़ा सा टेम्पोरल ही सिचुएटेड होता है। इसलिए जो विजुअल एक्सिस है ना वो थोड़ा सा एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है, फ्रॉम द प्यूपिलरी एक्सिस अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री। और यही जो होता है, नॉर्मल आइज की बात कर रही हूँ, और यही जो एंगल है वो कहलाता है एंगल कापा, ठीक है। तो ये नॉर्मली पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव जो होता है दैट इज आपका एंगल कापा होता है 5 डिग्री का। और क्योंकि देखो यहाँ पर जो आपका फोविया से लाइन ड्रॉ करी है, तो आप देखो थोड़ा सा नेजली बना रही है ना, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हल्का सा नेजल बन रही है। तो फिजियोलॉजिक आइज में अगर आप जैसे जो नॉर्मल आइज है हमारी, उसमें अगर आप देखोगे टॉर्च डाल के सीधा एकदम देखने को बोलोगे ना, तो प्यूपिल रिफ्लेक्स जो होता है वो हल्का सा नेजल बन रहा होता है इनसाइड द प्यूपिल, ओके, हल्का सा नेजल होता है। व्हाई, बिकॉज विजुअल एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 5 डिग्री विद प्यूपिलरी एक्सिस, ओके। सो ये आपका इम्पोर्टेंस है ना। तो हल्का सा नेजल शिफ्ट रहता है इन बोथ आइज, ओके। अब इसके बाद आता है कि अब एंगल कापा जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कभी वो ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है या ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, किस में हो सकता है और क्यों। तो चलो सीखते हैं, है ना, कैसे। देखो अगर मान लो ये आई बॉल है ना, राइट आई को ही लेके चलते हैं, है ना। सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव तो है ही, लार्ज पॉजिटिव अगर हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, वो क्यों हो सकता है। सोचो, अगर कोई ऐसी डिजीज़ हो जो फोविया को बाहर की तरफ ड्रैग करे, आई मीन ऐसे खींच दे टेम्पोरली, है ना, अगर ऊपर की तरफ खींचेगी तो क्या हो गया, फोविया और ज़्यादा इस तरफ आ जाएगा। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, फ्रॉम द नोडल पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, फोविया पे फोकस करने के लिए ये जो एक्सिस है दैट विल मूव टूवर्ड्स नेजल साइड, ठीक है, इस तरीके से नाक की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो देयर विल बी नेजल शिफ्टिंग ऑफ रिफ्लेक्स। समझ आया क्या होता है कि अगर फोविया को अगर हमने ड्रैग कर दिया ऊपर की तरफ, है ना, ऐसे फोविया को खींच दिया, तो जो रिफ्लेक्स है वो नेजली ज़्यादा बनने लग जाएगा, है ना। तो अभी एंगल इतना था, फोविया जब यहाँ था, ड्रैग होके यहाँ पहुँच गया, तो क्या हो गया, एंगल बिकम्स मोर पॉजिटिव और बड़ा हो गया। तो अब जब एंगल जो है प्यूपिल के अंदर ही
नेजली हल्का सा और ज़्यादा शिफ्ट हो गया तो आपको क्या लगेगा, आई बॉल बाहर की तरफ घूमी हुई है ना। तो इसीलिए क्या कहलाएगा, सूडो एक्सोट्रोपिया। आपको ऐसा लगेगा कि सूडो एक्सो इसको शुरू हो चुका है, क्योंकि मुझे कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है वो थोड़ा अंदर की तरफ दिख रहा है, मतलब आई जो है बाहर की तरफ टर्न आउट है। बट इट कैन बी बिकॉज ऑफ, कौन सी डिजीज हो सकती है, टॉक्सोकारा या फिर आरओपी। तो टॉक्सोकारा या आरओपी में आपका जो फोबिया है वो ड्रैग हो जाता है टेम्पोरल की तरफ, इसलिए नेजल शिफ्टिंग ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है, इसलिए लार्ज पॉजिटिव एंगल होता है, और इसीलिए सूडो एक्सोट्रोपिया। ठीक है। दूसरा एक पॉइंट क्या है कि आपका हाइपरटिलोरिज्म। हाइपरटिलोरिज्म क्या होता है, इसमें भी सूडो एक्सोट्रोपिया होता है। अब नाम में ही है हाइपरटिलोरिज्म। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे कि आईपीडी, आईपीडी का मतलब है इंटर प्यूपिलरी डिस्टेंस, है ना। इंटर प्यूपिलरी डिस्टेंस मतलब दोनों प्यूपिल का जो अगर हम नापेंगे ना इसकी डिस्टेंस, वो कहलाता है आईपीडी। ये इंपॉर्टेंट है आपके स्पेक्टिकल्स बनाने में भी, जब आप सर्जरीज करेंगे माइक्रोस्कोप में देखें तो भी इम्पॉर्टेंट है। तो दिस इज कॉल्ड आईपीडी, है ना। और होता है एक हाइपरटिलोरिज्म, मतलब जो आपका हाइपरटिलोरिज्म उसमें आईपीडी आपका बढ़ जाता है। तो आईपीडी जो है मतलब आई बॉल जो है वही मूव करना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है, दूर दूर हो जाती है। और इसी वजह से क्या होता है, जो आपकी कैंथस है, यानी कि इनर कैंथस होता है ना, एक ये लैटरल है एक मीडियल है, तो जो इनर कैंथस है यानी कि आपका दोनों साइड का अगर कैंथस है उसकी डिस्टेंस भी बढ़ जाती है, क्योंकि आईज जो है दूर दूर सेट है, ठीक है। तो इसीलिए आपका आईपीडी भी बढ़ गया और आईसीडी भी बढ़ गया, है ना, इंटरकैंथल डिस्टेंस भी बढ़ गई, तो वो आएगा हाइपरटिलोरिज्म में, है ना। तो इस केस में भी हमें क्या लगेगा, आई जो है बाहर की तरफ है, लेकिन सूडो एक्सोट्रोपिया होता है, वो नॉर्मली आपकी वो आईज जो है नॉर्मल ही है, आपको ऐसा लगेगा कि सूडो एक्सो है। तो हाइपरटिलोरिज्म इज द कॉज ऑफ सूडो एक्सोट्रोपिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें दोनों कैसे होते हैं, जैसे कि आईपीडी कैसा है और आईसीडी कैसा है, तो आपको ये याद रखना है कि बोथ ऑफ दीज पैरामीटर्स आर इंक्रीज्ड। ओके। लास्ट इसमें आ रहा है कि लार्ज अगर एंगल कापा हो जाता है तो वो होता है हाइपरमेट्रोपिया में, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में भी आपको लार्ज एंगल कापा मिलता है। वो क्यों लिखता है, क्योंकि आई बॉल एक्सियली छोटी हो जाती है ना, उसका जो एक्सियल लेंथ है ना वो छोटा होता है, तो फोविया बाहर की तरफ ड्रैक्ट हो गया, है ना, इसलिए नेजल शिफ्टिंग हो गई, इसीलिए लार्ज एंगल पॉजिटिव एंगल ऑफ कापा हो गया। ओके। सो ये आपके कॉजेज हैं ऑफ पॉजिटिव एंगल कापा, है ना, जिस जो लीड करते हैं टुवर्ड्स योर सूडो एक्सोट्रोपिया। देन वी कम टू नेगेटिव, है ना, नेगेटिव एंगल कापा, जो क्या करेगा, सूडो इजोट्रोपिया। कैसे, देखो, आप सपोज करो अभी यहाँ पर इमेज बन रही थी, फोविया इधर था, है ना। अब कुछ ऐसा है कि इसका टेम्पोरल शिफ्टिंग जो होती है ना, सॉरी, नेजल शिफ्ट हो जाए, ओके, नाक की तरफ शिफ्ट हो जाए। ऐसे अगर कट करें तो फोविया अगर इधर था तो यहाँ से शिफ्ट होके नीचे आ गया, है ना। तो ये एंगल क्या हो गया, यहाँ से ये और प्यूपिल एक्सिस के पास चला गया, ठीक है। इसलिए हाउ इट विल बिकम नाउ, इट इज नाउ नेगेटिव, है ना, 5 डिग्री से और कम हो जाएगा। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो इसका टेम्पोरल पार्ट है वो और ज़्यादा लेंथन हो जाए, अगर लंबा हो जाए तो ये स्ट्रेच हो जाए। ये होता किस में है, मायोपिया में होता है ना, एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ आई होता है। तो मायोपिया में क्या होता है, जो फोविया है वो नाक की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, विजुअल एक्सिस जो है वो आपकी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव एंगल कापा बनाने लगती है। तो हमें क्या लगता है, पेशेंट जो है सूडो इजोट्रोपिया में है, क्योंकि अगर ये आई जो है इस तरफ शिफ्टिंग हो गया आपके कॉर्नियल रिफ्लेक्स की, तो क्या होगा, टेम्पोरल शिफ्टिंग ऑफ योर रिफ्लेक्स अगर हो गया है तो आपको ऐसा लगेगा कि सूडो इजोट्रोपिया है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो हाई मायोपिया के केसेस में आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि एंगल जो हो गया है वो अब नेगेटिव हो गया है, फोविया और नजदीक आ गया है टुवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है, इसीलिए एंगल नेगेटिव हो गया। और कॉजेस क्या है सूडो इजोट्रोपिया के, उसमें सबसे पहला आता है टेलीकैंथस। तो अब डिफरेंस भी आता है कि हाइपरटिलोरिज्म और टेलीकैंथस के बीच में डिफरेंस बताओ। डिफरेंस यही है कि टेलीकैंथस, इससे याद रखना है कि सिर्फ कैंथल डिस्टेंस ही इंक्रीज होती है। इसका मतलब है आई बॉल के जो कैंथस है ना वही बस इंक्रीज होते हैं, जो कैंथस की डिस्टेंस है वही बस इंक्रीज होती है, लेकिन आईपीडी जो होता है, तो प्यूपिल का डायमीटर है, जो इंटरप्यूपिलर डिस्टेंस है वो हमेशा उतनी ही रहेगी, वो नॉर्मल ही रहेगी,
तो सिर्फ कैंथस का डिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन आईपीडी इज सेम। दिस इज कॉल्ड टेलीकैंथस, और टेलीकैंथस में हमें मिलता है सूडोइजोट्रोपिया। ओके, अब आता है सूडोइजोट्रोपिया। एक और लास्ट क्या पॉइंट है इसमें, एपिकैंथल फोल्ड्स। एपिकैंथल फोल्ड्स मतलब तुम जब आप देखोगे ना कि आपके यहाँ से नेजल साइड से फोल्ड्स हैं, ठीक है, अपर लिड टू लोअर लिड, तो वो किसी किसी में बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, तो इतने ज़्यादा ब्रॉड होते हैं कि हमें ऐसा लगता है आँख जो है अंदर की तरफ जा रही है, बच्चों में होता है, ठीक है। तो अगर हमें मेजर करना है ना, तो लगता है सूडोइजोट्रोपिया है, तो अगर हमें मेजर करना है तो उस फोल्ड को पिंच कर दो, तो आपको असली उसका आंखें दिखेंगी कि अरे ये तो नॉर्मली प्लेस्ड है, ठीक है। तो ये आपका सूडोइजोट्रोपिया का एक कॉज है, एपिकैंथल फोल्ड्स अगर प्रोमिनेंट है तो, ठीक है। अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि सूडो ईजो या एक्सो है या ट्रू ईजो या एक्सो है, कैसे करते हैं, बाय कवर टेस्ट, ठीक है। कवर टेस्ट आगे वाले वीडियो का टॉपिक है, लेकिन बेसिक अभी यहाँ जान लेंगे कि सूडो अगर ट्रोपियाज जो होते हैं उसमें कवर अनकवर टेस्ट में या ऑल्टरनेट कवर टेस्ट में कोई भी रीफिक्सेटिंग मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि आइस तो अलाइंड है, फोविया पे इमेज बन रही है। लेकिन अगर ट्रू एक्सोट्रोपिया हो रहा होगा तो फिर ऑल्टरनेट कवर टेस्ट में आपका मूवमेंट होगा, है ना। सो दिस इज द वे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सूडो एंड ट्रू स्क्विंट। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रैबिस्मस। आगे के वीडियोस में हम जानेंगे कि अब हम किस तरीके से मेन एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट होगा उसमें, ठीक है। तो अभी तक का ये पूरा आप रिवाइज कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू फॉर टुडे।